नमस्कार, स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं गांव की और ग्रामीण विकास की। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक को तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं जिससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे खेती किसानी से, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे हमारे किसान औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं। उसके बाद नजर डालेंगे हमारा पशुधन पर, दिखाएंगे आपको विशेष रिपोर्ट ऊंट पालन पर और अंत में मुलाकात होगी कामयाब किसानों से जिन्होंने पशुपालन से अपनी आय में वृद्धि की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। शुरुआत करते हैं खेती किसानी के साथ। आमतौर पर हमारे किसान पारंपरिक फसलें तो लेते ही हैं, लेकिन अगर वो कुछ हट कर करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो ऐसे में औषधीय पौधों की खेती एक अच्छा विकल्प हो सकता है और इससे उनकी आय में वृद्धि भी हो सकती है। आपको बता दें कि हमारी सरकार भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। तो कैसे करें औषधीय पौधों की खेती, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। औषधीय पौधे और उनका उपयोग हमारी परंपरा का हिस्सा रहे हैं। लंबे समय से हम किसी न किसी रूप में इनका इस्तेमाल करते आए हैं। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसे उच्च जैव विविधता वाले देश का दर्जा दिया जाता है। बहुत सी वनस्पतियों की किस्में सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के हिसाब से यहाँ 7 से 8 हजार किस्म के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। वहीं पूरे विश्व की बात करें तो आंकड़ा 50 से 70 हजार के करीब पहुंच जाता है। कोविड काल में औषधियों की बढ़ती मांग ने किसानों के सामने एक और विकल्प दिया है। किसान इनकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसान को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर विशेषज्ञ से बात की हमारी संवाददाता राधिका चौधरी ने। बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। हमारे साथ डॉक्टर केसी भट्ट साहब होंगे जो आपको जानकारी देंगे कि औषधीय पौधों के बारे में कितना महत्वपूर्ण है आपके घर पर इसका प्लांट लगाना और इसके बारे में तमाम वो जानकारी चलिए जान लेते हैं। बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। औषधीय पौधों के लिए सबसे पहले कितना ज़रूरी है और इसके बारे में आप जानकारी देंगे। देखिए, औषधीय पौधों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इनका जिक्र देवताओं के समय से होता है कि सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों ने इनका इस्तेमाल किया था देवताओं के इलाज करने में। तो उसी प्रकार धन्वंतरी, जो भगवान धन्वंतरी हुए, उन्होंने भी देवताओं के इलाज करने में इनका उपयोग किया था। तो औषधीय पौधों का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है और ये औषधीय पौधे हमें अपने जो हमारे जो रोग होते हैं, रोग निदान में बिना किसी उसके ये यूज किए जा सकते हैं। इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो इनका इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज के जीवन में आपने देखा होगा कि हमारा पॉल्यूशन बहुत, जो हमारा पर्यावरण ख़राब हो रहा है, कई सारी हमारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो इनका महत्व, जैसे मैंने आपको बताया कि देवताओं के इलाज में भी इनका इस्तेमाल किया गया है। जैसे अश्विनी कुमारों ने शल्य चिकित्सक कहा गया है अश्विनी कुमारों को। तो इनका जो है इस्तेमाल इतने पुराने, इतना मतलब टाइम से हो रहा है, तो इसका मतलब इनका बहुत महत्व है और हमें इनको उगाना चाहिए। और आज के वातावरण को देखते हुए ये बहुत आवश्यक है कि हम इन पौधों की खेती करें और इन पौधों के बारे में समझें। किसान भाई इसकी खेती करें, इसके लिए आप क्या सहयोग करेंगे और किसानों को कैसे इसके बारे में समझाएंगे? किसान भाइयों को या हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो अभी तक अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है एलोपैथिक सिस्टम के मतलब आने से, इसका ज़्यादा प्रभाव होने से हमारी जो आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाली औषधीय पौधे हैं उनका लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। उसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में अगर हम किसानों को कहें कि भाइयों आप जो है, जैसे कि फसलों को उगाते हैं, फसलों को उगाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और फसलों को उगाने में आपको कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है। लेकिन अगर आप औषधीय पौधों को पहले पहचान करें और इनको अगर आप उगाने की कोशिश करें, इनके बारे में आप जानकारी लें। जानकारी अगर आपको नहीं होगी
तो आप इनको उगा नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर एक जानकारी लेनी पड़ेगी कि कौन से पौधे कहाँ पे उगाने चाहिए, किस जलवायु में उगाने चाहिए और कब उगाने चाहिए। दूसरा, इनको उगाने से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आप गेहूँ आप 1500 रुपये क्विंटल बिकेगा, ये आपका अगर औषधि पौधे अगर आप उगाएंगे तो ये आप हज़ारों में आपको जो है इनकम बढ़ाएंगे, और इनकम के साथ साथ आपका जो है बिजनेस भी आप कर सकते हैं। आपको इसका जो है बहुत भारी इसका जो है मतलब फ़ायदा होने वाला है, और अगर आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, न कि आपकी इनकम बढ़ाने में बल्कि आपके जो है एक इन्वायरमेंट जो आपका पर्यावरण है उसको भी सुधार लाने में इसका बहुत महत्व है। जी, हम किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, उन्हें मजबूत करने की बात करते हैं, और ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि औषधीय पौधे जो हैं इससे आप दोगुना कमाई कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे किसान भाई जागरूक हो, इसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार और आप लोग देते हैं। लेकिन आज विश्व भर की संख्या अगर मैं पूछना चाहूँ, कितने पौधे विश्व भर में होंगे? देखो, विश्व में अगर आप लिटरेचर के हिसाब से 50,000 से 70,000 के करीब औषधीय पादप पहचान की गई है, औषधीय पादपों की पहचान की गई है। और इनका सबसे ज़्यादा चाइना में, चीन में इसका उपयोग होता है, हिंदुस्तान में उपयोग होता है। हिंदुस्तान में इनकी संख्या लगभग 7,000 से 8,000 के करीब है, जो आपके विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में, वनस्पतिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पे कई तरह के पौधे आपको मिलेंगे। इसी वजह से ऐसा है कि अगर हमारे हिंदुस्तान में बहुत सभी तरह की ऋतुएं होती हैं, तो आप ऋतु के अनुसार, जलवायु के अनुसार इन पौधों को चयन करके, पहचान करके, किसी अच्छे संस्थान में जा कर के इनका पहचान करके, अच्छा प्रशिक्षण ले करके, इनके बारे में जानकारी ले करके आप इनको उगा सकते हैं, इनसे आप फ़ायदा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सीधा हमारे किसान भाइयों तक कि औषधि पौधों के कितने फ़ायदे हैं, इसे समझाने के लिए, और साथ ही साथ कैसी भट्ट साहब का धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। औषधि पौधे कितने कारगर हैं, आपने सुना डॉक्टर कैसी भट्ट को कि उन्होंने बताया कि इसके फ़ायदे अनेक हैं। अगर आप इसकी खेती करते हैं, इसकी गुणवत्ता आपने जानी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें औषधि पौधों को लगाना है और लोगों तक पहुंचाना है। तो अभी आपने देखी औषधीय पौधों की खेती से जुड़ी विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि हमारे देश में लगभग 7 से 8,000 ऐसी प्रजातियां हैं जिनका इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे गाँव किसान। एक छोटा सा ब्रेक। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए अब नजर डालते हैं हमारा पशुधन। हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंट के बारे में, जिनकी संख्या लगातार घट रही है। इसीलिए सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चला रही है ताकि हमारे पशुपालक ऊंट पालन से जुड़े। जी हाँ, कैसे आप कर सकते हैं ऊंट पालन और कैसे इससे हमारे किसानों को, पशुपालकों को अधिक लाभ हो सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
ऊंट एक शानदार पशु है जो भीषण गर्मी और सर्द हवाओं को भी आसानी से सह लेता है। राजस्थान में ऊंट का इस्तेमाल कृषि, सिंचाई करने के साथ साथ माल ढोने, निर्माण, मनोरंजन, सवारी व सफारी में किया जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। जिस तरह से अन्य राज्यों में लोग भैंसों और गायों को पालते हैं, उसी तरह से ही राजस्थान में ऊंट को पाला जाता है। वहीं इससे मिलने वाला दूध सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसलिए अब ऊंट देश के अन्य हिस्सों में भी देखा जा सकता है। आइए जानते हैं ऊंट पालन से जुड़ी ज्यादा जानकारी। इनकी सादगी ही इनका पालन सरल बनाती है। इसके बाद भी ऊंटों की संख्या में कमी देखी जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2012 में की गई गणना के अनुसार भारत में इनकी तादाद 4 लाख के करीब थी, जो घटकर 2019 में सिर्फ 2.5 लाख रह गई है। राजस्थान में इनकी संख्या ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ भी इनकी संख्या 3,26,000 से घटकर अब 2,13,000 रह गई है। जबकि हमारे यहाँ ऊँटों की कई नस्लें पाई जाती है। इसके बाद भी देश भर में इनकी तादाद कम होती जा रही है। इसलिए सरकार योजनाएं चलाकर इनके संरक्षण और संख्या में इजाफा करने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ लेकर ऊंट पालन को आसान किया जा सकता है। ऊंट की नस्लें: नाचना ऊंट जैसलमेर, फलौदी ऊंट जोधपुर, बीकानेरी ऊंट पूरे राजस्थान में। इसके अलावा अलवरी, कच्छी और सिंधी नस्लें। राज्य सरकार ऊंट पालकों को जागरूक कर रही है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के तहत ऊंटों के प्रजनन को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है। साथ ही ऊंट के दूध से बनने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता भी कर रही है। सामान्य तौर पर ऊंट का दूध 400 से 500 रुपए लीटर बेचा जा सकता है। दूध से बने उत्पादों से भरपूर मुनाफा कमाया जा सकता है। ऊंट के गोबर से जैविक खाद बनाई जा सकती है, जबकि इनके खान पान पर कुछ खास व्यय नहीं करना पड़ता। ऊंटों को कुल मिश्रित राशन का 50% मूंगफली चारा और ग्वार भूसा दिया जाना चाहिए। स्थानीय घास लाना के बीज से प्रोटीन की पूर्ति की जा सकती है। इसके अलावा मक्का, जई, बाजरा, जौ, बिनौला, गेहूं का चौकर और नमक भी देना चाहिए। गाभिन ऊंटों की अंतिम तिमाही की खुराक में 9.5% रुक्ष प्रोटीन और 50% मिश्रित आहार देना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन 20 से 40 लीटर साफ पानी देना चाहिए। साथ ही रोगों से बचाव के लिए समय समय पर पशु चिकित्सक से सलाह लेते रहना चाहिए। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर ऊंट से मुनाफा भी बढ़ाया जा सकता है और इनकी कम होती संख्या पर भी काबू पाया जा सकता है। तो अभी आपने देखी विशेष रिपोर्ट ऊंट पालन पर, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे ऊंटों का इस्तेमाल कृषि में भी बढ़ चढ़कर हो रहा है और साथ ही इसके दूध की भी मांग काफ़ी बनी रहती है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण भरपूर होते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि इस माह में हमारे किसानों को अपने पशुओं को लेकर कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अतः माता और बच्चों के लिए संतुलित आहार व मौसम संबंधित पर्याप्त आवास की व्यवस्था समय से कर ली जानी चाहिए। एफएमडी का टीकाकरण अगर नहीं करवाया है तो इसे अवश्य करवा लें और बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन 1% से घाव को धोते रहना चाहिए। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय से सलाह जरूर लें। संभावित क्षेत्रों में एंथ्रेक्स का भी टीकाकरण करवा लेना बेहतर रहेगा। बकरियों और भेड़ों में भी इंटेरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बकरियों व भेड़ों में अगर पीपीआर का टीकाकरण नहीं करवाया है तो इसे भी अवश्य करवा लें। 25 ग्राम से 50 ग्राम गुड़ रोज दें। एचएस या बीकू की बीमारी से बचने के लिए टीका नहीं दिए गए पशुओं को टीकाकरण करवा लें। साथ ही पीड़ित पशु को पशु चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराएं। रूटीन चक्रीय डिवार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं को एसिडोसिस अफारा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा व दाना देना चाहिए। बच्चा देने वाली माता को संतुलित आहार व हल्का व्यायाम करवाते रहना चाहिए। इस माह तक भेड़ पालक अपनी भेड़ों से ऊन का संग्रह अवश्य कर लें
मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है, अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण, आवास व आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशुशाला को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए स्प्रे या पेंटिंग एवं पशु के लिए डिपिंग या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। तो ये था अक्टूबर महीने का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी विशेष कार्यक्रम गांव किसान जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान से। बने रहें हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए अब देखते हैं कामयाब किसान की कहानी। कामयाब किसान की कहानी में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं मथुरा के अकबल और इकबाल से, जिन्होंने पशुपालन को अपनाया और इसे व्यवसायिक रूप देकर आय में वृद्धि की। आपको बता दें कि अन्य किसान भी इनसे सीख ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि कैसे पशुपालन में भी अपार संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के समानांतर चलने वाले व्यवसाय है। हालांकि दोनों ही व्यवसाय के लिए वक्त और मेहनत की जरूरत होती है। ऐसे में छोटी छोटी जानकारी भी बड़ा लाभ दे सकती है। ऐसी ही मेहनत की दास्तां बयां कर रहा है उत्तर प्रदेश मथुरा का ये बकरी फार्म। मोहम्मद इकबाल और अकमल ने अपने 12 सालों की कड़ी मेहनत से इस फार्म को तैयार किया है। इतना ही नहीं, आज ये दोनों नए व्यवसायियों को प्रशिक्षित करने का काम भी कर रहे हैं। बकरी पालन इकबाल का पुश्तैनी व्यवसाय रहा है, वहीं अकमल पहले मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े थे। अकमल आजमगढ़ के रहने वाले गरीब परिवार से है। शुरू से ही अपना कोई व्यवसाय करना चाहते थे। बीएससी करने के दौरान अकमल को बकरी पालन की जानकारी मिली। इससे होने वाले लाभ को जानकर अकमल इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते थे। पढ़ाई के दौरान ही अकमल ने छोटे स्तर पर बकरी पालन शुरू कर दिया। वहीं इकबाल की पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। इस वजह से इकबाल पढ़ाई ना कर सके और इकबाल ने अपने पुश्तैनी धंधे बकरी पालन को आगे बढ़ाने की सोची और इसी में अपना समय देने लगे। दो अलग अलग इंसान, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था। इसी लक्ष्य ने इकबाल और अकमल को मिलाया। आज दोनों को साथ काम करते हुए करीब 12 साल हो गए हैं। इस दौरान दोनों ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर साल कुछ बेहतर करने की चाह ने इन्हें इनके मुकाम पर पहुंचाया। अपना कारोबार बढ़ाया, आगे बढ़े और अजमेर में काफ़ी साल बिजनेस किया और बकरी के ही धंधे से आज हम, अल्लाह का एहसान है कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और इसमें देखिए कि सबसे बड़ी बात क्या है कि आदमी अगर दिल से, मेहनत से, लगन से काम करे तो बहुत कामयाबी का धंधा है और बहुत अच्छा बिजनेस है ये। फादर, मेरी मदर, सब लोग आजमगढ़ के रहने वाले थे। मेरे पापा एएमयू पढ़ते थे। एएमयू पढ़ने के बाद उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के थे और काफ़ी पहले की बात हो गई है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आने के बाद वहाँ से एएमयू से अलीगढ़ में उन्होंने काम करना शुरू किया और मछली व्यवसाय से जुड़े हुए स्टार्टिंग में। तो मैं जब बीएससी में था
तो मुझे इस काम को शौक लगा करने का। तो शौक में मैं 7-8 बकरियां ले करके आया और धीरे धीरे वो काम आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से आज काफ़ी बड़े पैमाने पर हो गया है। शुरुआत में जानकारी के अभाव में इन्हें कई बार नुकसान उठाना पड़ा। कई बार बीमारियों के कारण इनकी बकरियां मर जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जानकारी हासिल की और पशुपालन के सबसे अहम हिस्से टीकाकरण को समझा, जिससे पशुधन में होने वाली हानि में विराम लगाया जा सके। इससे इनका व्यवसाय रफ्तार पकड़ने लगा। अब इन दोनों ने अपने व्यवसाय को एक नया रूप देना चाहा और 3 साल पहले छोटे व्यापारियों को बकरी बेचने का मन बनाया। इनकी बकरियों की मांग तेजी से बढ़ने लगी। नए व्यवसायियों को जोखिम का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अकमल और इकबाल अपने इस व्यवसाय की जानकारी लोगों तक पहुंचाने लगे। इसके लिए हर माह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं। शिविर में विशेषज्ञ और पशु चिकित्सक होते हैं शामिल। पशुपालकों में ये प्रशिक्षण बिल्कुल निशुल्क दिया जाता है। एक बार के शिविर में करीब 50 लोग हो सकते हैं शामिल। पशुपालकों को टीकाकरण, आहार, आवास और प्रबंधन संबंधी दी जाती है जानकारी। किसी व्यवसाय की सफलता मार्केटिंग पर निर्भर करती है। अकमल और इकबाल बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के साथ साथ मार्केटिंग के गुण भी बताते हैं। यहाँ तक कि पशुपालकों से लगातार जुड़े रहते हैं और इनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। पिछले कुछ समय से इस व्यवसाय में संभावनाएं काफी बढ़ी है, जो लोगों को रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनने की राह आसान करती है। 12-13 साल हो गए हम दोनों को पार्टनरशिप में काम करते हुए और इंशाल्लाह हर साल हम एक नया बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। ये जितना ही हमारी ज़िंदगी में उतार आए उतना ही रिश्ता हमारा मजबूत होता गया और आज इंशाल्लाह हम सगे भाइयों से ज़्यादा मिलके काम कर रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमसे जितना किसी का फ़ायदा हो जाए। वैक्सीनेशन की नॉलेज ना होना स्टार्टिंग में मुझे खुद नहीं थी, लेकिन जब मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो मैंने उस चीज़ को सीखा। और जिस तरीके से हम इंसानी बच्चों को डॉक्टर पैदा होते ही BCG का टीका लगा देता है और 10 साल की उम्र तक लगता है, तो वैक्सीन लगना ज़रूरी है कि ताकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाए, बीमारी भयंकर से भयंकर आए वो टक्कर ले जाए। इसी तरीके से इनमें कुछ वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ 10 तरह के कारोबार जुड़े हुए हैं, तो एक चेन बनी हुई है जो लोगों को रोज़गार देने में बहुत अहम रोल अदा करती है। तो ये थी अकमल और इकबाल की कामयाबी की कहानी। उम्मीद करते हैं आप भी इनके जीवन से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आपको जाते जाते बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। बस करना आपको ये है कि इस QR कोड को आप स्कैन करें। दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात गाँव किसान के एक नए अंक में नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।